ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। कौन सा अभी देख रहा हूँ, एपीजीपी का विचार है, एपीजीपी एचपी का, और अभी एग्जैक्टली फाइनल तो मैंने नहीं किया है। ए वेक्टर आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के, अगर ए वेक्टर है, सी वेक्टर ये दिया गया है, ए क्रॉस बी बराबर सी है, ए डॉट बी बराबर 1 है, तो बी वेक्टर कितना होगा? बी वेक्टर कितना होगा? बी वेक्टर दिया हुआ नहीं है आपको, ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। हाँ, बी की खास बातें बताइए कि ए को बी के साथ क्रॉस गुना करने पर सी आता है, ए को बी से डॉट गुना करने पर 1 आता है, तो बी वेक्टर इसमें से कौन सा है? तो ये बाय ऑप्शन करेंगे तो आराम से हो जाएगा, ये बाय ऑप्शन में आराम से हो जाएगा कि आपको बी वेक्टर कैसा है। बी वेक्टर ऐसा है कि ए की और बी की क्रॉस गुना से सी आया है, तो इसका फायदा उठा सकते हैं आप कि अगर ए की और बी की क्रॉस गुना से सी आया है, और जब भी कोई वेक्टर क्रॉस गुणा से बनता है, जब भी कोई वेक्टर क्रॉस गुणा से बनता है, इसका मतलब ए वेक्टर भी लंबवत है सी के और बी वेक्टर भी लंबवत है सी के, क्योंकि क्रॉस गुणा से आया ना। तो जब क्रॉस गुणा से आया है भैया, क्रॉस गुणा से आया है, क्रॉस गुणा से बनने वाला वेक्टर हमेशा दोनों वेक्टर के लंबवत होता है, तो ए सी के लंबवत होगा, बी भी सी के लंबवत होगा, इसका मतलब बी डॉट सी 0 होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जो सी के साथ डॉट गुना करके 0 दे रहे हैं। एक तो आपको ये मदद कर देगा, एक आपको ये वाली शर्त मदद कर देगी, ए डॉट बी बराबर 1 है। इन दोनों शर्तों से आप अपने ऑप्शन को पहचान सकते हो। ए डॉट बी बराबर 1 कौन सा है? ए डॉट बी बराबर 1 ये तो नहीं है, कट। फिर ये बैठता है, ये नहीं बैठता, ये कट गया, ये माइनस का 1 देगा, ये 2 बच गए। इन 2 में फिर ये लगा लो बी डॉट सी, कौन है जो सी के साथ डॉट गुना 0 दे रहा है? सी के साथ डॉट गुना 0 दे रहा है डी, ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है फिर, है ना? तो ये बड़ा आसान हो जाता है कि भाई अगर क्रॉस गुणा से आया है, क्रॉस गुणा से आया प्रत्येक वेक्टर हमेशा दोनों वेक्टर के लंबवत होता है। सही है, क्रॉस गुणा से आया वेक्टर हमेशा जिन दो वेक्टर के क्रॉस गुणा से आया है उन दोनों के लंबवत होता है, और लंबवत होता है मतलब डॉट गुना 0। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये आपके दो समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के सदिश है ना। पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम की दो आसन भुजाएं यानी दो लगातार जो साइड्स है उनके वेक्टर है। तो बताइए एंगल बिटवीन द डायगोनल्स कितना होगा? डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना होगा? एंगल बिटवीन डायगोनल्स, जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स के बीच का कोण बताइए। भुजाओं के सदिश तो आपको दिए हुए हैं, भुजाओं के सदिश दिए गए हैं, और विकर्णों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ये जो दोनों सदिश है ना, भुजाओं के हैं, विकर्णों के नहीं है। ये वेक्टर आपको दिया गया, इसका नाम ए रख लूं, तो 3i माइनस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर आपका है -i माइनस 2k। अब आपको जो कोण निकालना है वो दो विकर्णों के बीच का निकालना है, यानी ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, इन दोनों विकर्ण के बीच का ये जो कोण है ये आपको निकालना है। भुजाओं के सदिश दिए गए हैं, भुजाओं के दिए गए हैं, विकर्णों के बीच का कोण निकालना है। समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण कौन कौन से होते हैं?
समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण कौन कौन से होते हैं? अगर आपको भुजाएं पता है तो विकर्ण कौन कौन से होंगे? एक विकर्ण तो a प्लस बी होता है। याद करो कि जब भी दो सदिशों को आप जोड़ते हो और घटाते हो, उससे हमेशा आपको क्या मिलता है? उससे आपको हमेशा क्या मिलता है? विकर्ण मिलते हैं। जब भी दो वेक्टर की परिभाषा, दो वेक्टरों को जब भी आप जोड़ते हैं तो जोड़ के या घटाने के बाद में आपको क्या मिलता है? आपको जो मिलता है वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। अगर a और b उसकी दो भुजाएं हैं तो a प्लस बी उसका एक विकर्ण और a माइनस बी दूसरा विकर्ण है। यानी कुल मिला के समांतर चतुर्भुज के अंदर ही सारा खेल चल रहा होता है। ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, ये a प्लस बी वेक्टर, ये a माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का कोण निकालना है तो पहले a प्लस बी निकाल लो। दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी कितना हो गया? 2i। 2j प्लस के 2i माइनस 2j प्लस के। a माइनस बी कर लो, a में से b घटाओगे 4i माइनस 2j प्लस 5 के। ये दोनों विकर्ण आ गए। 4i माइनस 2j प्लस 5 के। इसको आप p नाम दे दो, इसको q नाम दे दो, छोटा नाम रख लेते हैं p और q। इसे p वेक्टर बोल दिया, इसे q वेक्टर बोल दिया। दोनों के बीच का कोण निकालना है। cos थीटा बराबर दो वेक्टर्स के बीच का कोण p डॉट q बटा p का परिमाण और q का परिमाण। p डॉट q बटा p का परिमाण, q का परिमाण। p और q का डॉट गुणा करने पर ही हो गया 4 दूनी 8 प्लस 4 प्लस 5। 8 4 5। नीचे p का परिमाण हो जाएगा 3, q का परिमाण हो गया 25 और 45। 45 हो गया 3√5। 8 4 12 17। कोई नहीं है? सेम आ रहा, ठीक है। नन ऑफ दिस। ठीक है, बढ़ जाओ आगे। अगला सवाल। सवाल है ए और बी दो बिंदु है। बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। अगर A का और P का स्थिति सदिश ये है तो B का स्थिति सदिश क्या होगा? A का और P का स्थिति सदिश दिया गया और B का पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? A और B दो बिंदु है। बिंदु P इन्हें 2:3 में काटता है। ये A, ये B और ये बीच में कहीं P है जो इन्हें 2:3 में काटता है। तो वेक्टर वाइज P वेक्टर बराबर हो गया 2 इससे गुणा होगा, 3 इससे गुणा होगा, 3A प्लस 2B बटा 3 प्लस 2। यही होता है अंतर विभाजित। P बराबर 3A 2B बटा 3 प्लस 2। 5 को इधर ले आओ। 5P बराबर 3A प्लस 2B। हमें B वेक्टर निकालना है। B वेक्टर निकालना तो B वेक्टर बराबर हो जाएगा, इनको इधर भेज दो,
1/2 5p माइनस 3a। अब इनका मान रख दो। p का मान कितना है, a का मान ये रहा, ये आपका a वेक्टर, ये आपका p वेक्टर। तो p वेक्टर की जगह a वेक्टर -3 गुणा a वेक्टर a प्लस 2b। पाँच माइनस 3 2a, 6b, और 2 से काटने पर a माइनस 3b। ये आंसर आ गया, सही है। साइन थीटा का मान कितना होगा, a क्रॉस b क्रॉस c बराबर, ये बताया था ना, ये सवाल बार बार आया हुआ है ना, ये सवाल फिर से आ गया, वही तुलना करने वाला सवाल फिर से आ गया। इस बार थोड़ा सा रूप बदल के आ गया, तो इस अलग अलग रूपों में आता रहता है, तरीका वही है। एक साइड 132 माइनस 123 लगा दो, खोल दो, दोनों साइड तुलना कर लो, आंसर निकाल लो। देखो पहले तो हमें सी वेक्टर को आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 132 माइनस 123 लगाने के लिए वेक्टर बाहर होना चाहिए, एक वेक्टर बाहर और 2 वेक्टर अंदर, तब तो हमारा नियम शुरू होता है। तो सी को आगे लिखना पड़ेगा, तो माइनस सी क्रॉस a क्रॉस b करके लिखना पड़ेगा। फिर बराबर दिया है 1/3 b का परिमाण c का परिमाण और a वेक्टर, b का परिमाण c का परिमाण a वेक्टर। तो जब हम इसे खोलेंगे 132 माइनस 123 से, तो 132 यानी c डॉट b और a बाहर, माइनस 123 c डॉट a b बाहर। दोनों साइड तुलना कर लो, माइनस माइनस प्लस, बी वेक्टर है नहीं तो जीरो बी वेक्टर मान लेते हैं। इस साइड में बी वेक्टर नहीं है तो जीरो बी वेक्टर, ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बी और सी के बीच का कौन चाहिए, वो तो हमारे ए की तुलना से ही आ जाएगा, है ना, ए वेक्टर की तुलना से। माइनस सी डॉट बी बराबर 1/3 बी का परिमाण सी का परिमाण। बी डॉट सी का मतलब होगा सी का परिमाण, बी का परिमाण और इनके बीच का कोण, अगर हम थीटा मान ले, क्योंकि मानने की जरूरत नहीं है, वैसे थीटा दिया हुआ है, इनके बीच का कोण थीटा है। बी का परिमाण से बी का परिमाण, सी का परिमाण से सी का परिमाण, कॉस थीटा का मान आ गया माइनस का 1/3। अभी यहाँ जाके सवाल गलत हो जाता है कि कॉस थीटा का मान माइनस का 1/3 आ गया,
और कॉस का मान -1/3 न्यून कोण पे नहीं आता, क्योंकि न्यून कोण का मतलब है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच का होता है ना, 0 to 90। अब 0 से 90 के बीच में कभी भी कॉस का मान माइनस का नहीं होता, कॉस का मान कभी भी माइनस का नहीं होता। इस वजह से ये सवाल गलत हो गया, क्योंकि सवाल की एक जानकारी गलत जा रही है। हाँ, कॉस थीटा -1/3 आ गया, लेकिन ये जबरदस्ती ये चिपका के ये वाला, इस वजह से सवाल गलत हो गया, वरना सवाल सही था। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन डिलीट हो गया। उत्तर निकालना अलग बात है, तो सवाल का सही होना अलग बात है। अगर सवाल ही गलत है तो फिर उसका उत्तर हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको साइन थीटा निकाल दूं कि ये कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा से ये रहा साइन थीटा, कि साइन थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर थीटा। देखो ये उत्तर मिल गया, 1/9, 8/9, ये आ गया 2√2/3। अब आप कहो कि ये रहा आंसर, लेकिन नहीं, इसके बावजूद भी कि ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी ये सवाल गलत है, सवाल गलत है। क्योंकि सवाल की जानकारी गलत है। जब सवाल की जानकारी गलत है तो फिर सवाल गलत है, सवाल गलत है तो फिर उसको परखा ही नहीं जा सकता। हाँ, ये बात नहीं दी होती तो ये सवाल सही था, लेकिन इसने जबरदस्ती फालतू में ये बात देके अच्छे खासे सवाल को गलत कर दिया। तो बड़ी छोटी छोटी बातें होती है जो गणित में मायने रखती है, और आप इन्हें खंडन भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैं नहीं मानना, मैं नहीं कैसे नहीं मानता, सवाल में दी है, दिया तो मानना पड़ेगा। और अगर मानना पड़ेगा थीटा न्यून कोण है, तो फिर कॉस का मान माइनस कैसे आया? न्यून कोण पे तो कॉस का मान कभी माइनस का आता ही नहीं है, तो प्लस का आता है, तो इसका मतलब ऐसा कोई कोण है ही नहीं। ऐसा कोई कोण नहीं है तो फिर उत्तर कहां से आ गया? तो ये उत्तर मायने नहीं रखते, तो फिर ये सवाल डिलीट हो गया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, कहोगे ये आंसर, बिल्कुल ये आंसर दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये सवाल गलत है। गलत है तो ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से सवाल डिलीट हो जाते हैं। 3 असमतलीय सदिश एबीसी इस प्रकार से है कि r1 वेक्टर ये है, r2 वेक्टर ये है, और ये दोनों वेक्टर समरेखीय है। समरेखीय मतलब समांतर है, एक ही रेखा में मतलब समांतर है। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों समांतर है, पैरेलल है। पी और क्यू का मान बताना है। आपको पी का और क्यू का मान बताना है। अगर समांतर है तो अनुपात 1 होगा, है ना। अगर दो वेक्टर समांतर होते हैं तो उनका जो अनुपात होता है वो सेम होता है। तो r1 + 2r2, पहले r1 + 2r2 निकाल लो। r1 + 2r2, r1 वेक्टर है pa + qb + c + 2a 2a 2pb 2qc। a वेक्टर कॉमन ले लो, p + 2a वेक्टर प्लस b q + 2pb वेक्टर 1 + 2q c वेक्टर। ये आपका r1 + 2r2 आ गया। अब अगला है 2r1 + r2, 2r1 + r2। r1 को 2 से गुणा करने पर 2pa वेक्टर 2qb वेक्टर 2c वेक्टर।
अब ये दोनों समांतर है, पैरेलल है, तो अनुपात बराबर होगा P+2 और 2P+1 का अनुपात बराबर होगा Q + 2P 2Q + P। बराबर होगा 1 + 2Q 2 + Q। अब बाय ऑप्शन देख सकते हो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये अनुपात को बराबर देता है। 0 0 ट्राई करें। 0 0 तो नहीं कर रहा, गलत। 1 - 1 नहीं कर रहा, -1 + 1 नहीं कर रहा, 1 1 कर रहा है ना। बाय ऑप्शन ट्राई कर लो। ठीक है, समांतर है तो अनुपात बराबर होंगे। दो वेक्टर समांतर होते हैं तो उनके घटकों का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अगला सवाल। ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण 2 और 3 है। ए वेक्टर का परिमाण 2 है, बी का 3 है। ए का परिमाण 2 है, बी का परिमाण 3 है। तो इसका अधिकतम मान कितना होगा? इसका अधिकतम मान कितना होगा? एक्चुअली वेक्टर में त्रिकोणमिति का भी इस्तेमाल कर लिया, वेक्टर भी डाल दिया, त्रिकोणमिति भी डाल दी, दोनों चीजें एक साथ ऐड कर दी। बाकी मुश्किल सवाल नहीं है, मुश्किल सवाल नहीं है। हो सकता है एक नई चीज आएगी जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है तो ठीक है, नहीं पढ़ी हुई है तो अब पढ़ लो। देखो K दिया हुआ है आपको, A क्रॉस B, 2 A क्रॉस B है, 2 बाहर आ जाएगा। A क्रॉस B का परिमाण हो जाएगा A का परिमाण B का परिमाण इंटू साइन थीटा, प्लस 3 बाहर आ जाएगा। A डॉट B का परिमाण हो जाएगा, A डॉट B हो जाएगा A का परिमाण B का परिमाण कॉस थीटा, A का परिमाण B का परिमाण कॉमन ले लो, अंदर आ गया 2 साइन थीटा 3 कॉस थीटा। A का परिमाण B का परिमाण दिया हुआ है 2 और 3, ये हो गया 6। अब एक बात बताओ, इसके बारे में कभी ये देखा है कि 2 साइन थीटा 3 कॉस थीटा या 3 कॉस थीटा 2 साइन थीटा या 3 + 4, इसका न्यूनतम अधिकतम मान के बारे में कोई जानकारी है? इसके अधिकतम और न्यूनतम मान के बारे में कोई जानकारी है? किसका न्यूनतम मान कितना होता है, अधिकतम मान कितना होता है? कहीं पढ़ा हुआ है कि A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा हो, इसका अधिकतम मान कितना होता है और इसका न्यूनतम मान कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाता है, कम से कम कहां तक जाता है? ज्यादा से ज्यादा ये जाता है √A² + B² तक, और कम से कम ये जाता है -√A² + B²। इसका मान इन दोनों मानों के बीच में रहता है। √A² + B², इसका अधिकतम मान होता है, माइनस में यही मान इसका न्यूनतम मान होता है। फिलहाल हमें इसका अधिकतम मान चाहिए। इसका अधिकतम मान होगा √A² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 6 9 4 13, 6 √13। √13। तो यहाँ पे ये वाला एक मास्टर स्ट्रोक था, A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा का न्यूनतम मान अधिकतम मान।
अच्छा, ये जो चीज है ना, इसका न्यूनतम मान अधिकतम मान आता कैसे, थोड़ा सा इसका भी आइडिया ले लो, क्योंकि पता होगा तो थोड़े लंबे समय तक याद रहेगा। ये ऐसे आता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा है ना, इसका अधिकतम न्यूनतम मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a की जगह रख देते हैं r cos अल्फा और b की जगह रख देके r sin अल्फा। a की जगह, ये जो a है इसकी जगह मैं रख रहा हूं r cos अल्फा, b की जगह रख रहा हूं मैं r sin अल्फा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा करने पर ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो x a की जगह r cos अल्फा और b की जगह r sin अल्फा, ये मैंने रख दिया। इससे ये मेरा सूत्र बन गया, r कॉमन आ गया, ये मेरा फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस बी का। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि ऐसा करने पर मुझे ये बंद हो गया, साइन बन गया। और साइन के बारे में मुझे जानकारी है कि साइन का न्यूनतम मान कितना होता है और अधिकतम मान कितना होता है। साइन के बारे में मैं जानता हूं कि साइन ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाता है और कम से कम कहां तक जाता है। अगर मैं इसे मैक्सिमम ले जाऊं अधिकतम तो ये +1 तक जाएगा, और अगर न्यूनतम ले जाऊं तो ये -1 तक जाएगा। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम मुझे पहले से ही पता है, इस वजह से मैंने इसको बंद करके ये बनाया। अगर मुझे इसका मैक्सिमम मान निकालना है तो 1 रख दूंगा, मिनिमम मान निकालना है तो -1 रख दूंगा। इस वजह से जो इस पूरे का जो मैक्सिमम मान आएगा वो आएगा प्लस का r, मिनिमम चाहिए तो -r, क्योंकि इसका मान +1 रखूंगा तो मैक्सिमम आ जाएगा, -1 रखूंगा तो मिनिमम आ जाएगा। अच्छा, r कितना है, r यहां से निकाल लो, दोनों का वर्क करके जोड़ने पर, दोनों का वर्क करके जोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, r स्क्वायर। r बराबर क्या आ गया, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये r का मान है। इसलिए ये मैक्सिमम मान इतना होता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम मान होता है -√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा व्युत्पत्ति कर लोगे तो एक ठहराव आ जाता है दिमाग में कि हाँ भाई कैसे आया, क्यों आया, वरना क्या वो खालीपन रह जाता है, वो परेशान करता है। और खाली चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद करना भी आसान नहीं है ना। अब थोड़ा सा इसकी व्युत्पत्ति देख ली, अब इसकी उम्र बढ़ गई, ठीक है, बढ़ जाऊं आगे, आ जाओ। ये बहुत गजब सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले सुन लो, पहले समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा जरूर है, अगर पहले देखा होगा तो हो जाएगा, नहीं देखा हुआ तो नहीं होगा, लेकिन एक नया सीखने को मिलेगा आपको कि एक वेक्टर है ए। अब ए वेक्टर का आपको बी के अनुदिश, जो बी जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में ए का घटक बताइए, ए की मात्रा बताइए बी की दिशा में, और ए की मात्रा बताइए बी के लंबवत दिशा में। इस बार दोनों दिशाओं में घटक पूछिए, ए का मान दोनों दिशाओं में पूछे, ए का मान दोनों दिशाओं में पूछे, ए का मान बी की दिशा में भी पूछा है, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मान बी की दिशा में भी बताइए, बी के अनुदिश बताइए, बी के अनुदिश मतलब बी की दिशा में, जिस दिशा में बी वेक्टर जा रहा है उस दिशा में भी मान बताइए कि इसका मान इस दिशा में कितना होगा। ए वेक्टर का मान बी की दिशा में कितना होगा, बी के अनुदिश, और बी के लंबवत भी बताइए। ये तो हो गया बी के अनुदिश। बी के अनुदिश, बी के लंबवत, दोनों दिशा में बताओ। कमाल का क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो, बढ़िया, शाबाश। अब अगर देखो एक चीज कि अगर ये कोण थीटा है, ये कोण अगर थीटा है तो हमें दो परछाइयां चाहिए, एक तो ए के ऊपर और एक बी के लंब दिशा में। तो ये परछाई तो देखो ये आ गई, गौर करो, यही तो आई, ये होगी हमारी ए कॉस थीटा। अगर ये ए का परिमाण है, ये लंबाई अगर ए का परिमाण है तो ये क्या हो गई, ए का परिमाण कॉस थीटा, सही बात है।
तो बी के अनुदिश इसका मान कितना हुआ, ए का परिमाण कॉस थीटा। इधर कितना हो जाएगा, ये वाला निकाल लो, ये कितना है, ए का परिमाण साइन थीटा। और यही चीज तो इसके बराबर है, यही चीज इसके बराबर है, तो आपका ये मान भी निकल गया। ए का परिमाण साइन थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक तो कितना होता है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। लेकिन अब यहां पे एक चीज आएगी, कहोगे यहां तो कहीं कॉस थीटा नहीं है, ना कहीं साइन थीटा है, ना कहीं कॉस थीटा है, ना कहीं साइन थीटा, कहां चला गया कॉस थीटा साइन थीटा। क्या बता सकते हो कॉस थीटा साइन थीटा कहां चले गए, कॉस थीटा साइन थीटा कहां चले गए, जबकि हमारे तो कॉस थीटा साइन थीटा आ रहे हैं, कहां चले गए कॉस थीटा साइन थीटा। शाबाश, कहीं नहीं गए। कॉस थीटा कहते किसे हैं, वेक्टर में कॉस थीटा कहां दिखता है आपको, तो कॉस थीटा दिखता है ए डॉट बी, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बटा ए का परिमाण बी का परिमाण, यही तो होता है कॉस थीटा। ए डॉट बी बटा ए का परिमाण बी का परिमाण, ये ए का परिमाण से ए का परिमाण कट गया, ये आपका ए डॉट बी बटा बी का परिमाण आ गया, जिसे आप प्रक्षेप भी कहते हैं। फिर बोला साइन थीटा कहां चला गया, साइन थीटा भी कहीं नहीं गया। आ जाओ याद करो साइन थीटा कौन था, साइन थीटा कौन था, वेक्टर में साइन थीटा कहां दिखते हो, ए क्रॉस बी का परिमाण बट्टा ए का परिमाण बी के परिमाण को ही तो साइन थीटा कहते हैं। ए का परिमाण से ए का परिमाण कट गया, ए क्रॉस बी बट्टा बी का परिमाण, ए डॉट बी बटा बी का परिमाण, ए डॉट ए क्रॉस बी बटा बी का परिमाण। यानी डॉट गुणा से आपको अगर उस दिशा में घटक मिलता है तो क्रॉस गुणा से आपको उसके लंब दिशा में घटक मिलता है। वाह, कमाल की बात सीखी आज। अब तक हमने एक प्रक्षेप को एक कदम इस सवाल ने आगे ले गए। अगर आपको बी की दिशा में प्रक्षेप चाहिए तो ए डॉट बी बटा बी का परिमाण, अगर आपको उसकी लंब दिशा में घटक चाहिए तो ए क्रॉस बी बटा बी का परिमाण। आप समझे, अगर ए का मान, ए सदिश का मान अपनी दिशा में चाहिए, मुझे किसी दिशा में नहीं जाना, अपनी दिशा में जाना है, स्वयं की दिशा, आत्मनिर्भर, अपनी दिशा में जाना है तो ए का परिमाण, बी की दिशा में जाना है ए डॉट बी बटा बी का परिमाण, बी की लंब दिशा में जाना है ये बी की लंब दिशा। सही है, बी की दिशा में जाना है। अगर ए का मान बी की दिशा में चाहिए, अगर ए का मान बी की लंब दिशा में चाहिए, और अगर ए का मान ए की दिशा में चाहिए आत्मनिर्भर, तो ए का परिमाण। ठीक है, क्लियर। तो सवाल कितना अच्छा था, शानदार सवाल था, याद रखिएगा इसके रिजल्ट को। ठीक है, अगला सवाल, यदि ए और बी दो एकक, एकक मतलब जिनका परिमाण एक हो, ए का परिमाण एक है, बी का परिमाण एक है, एकक यानी यूनिट, ये दो यूनिट वेक्टर है, ए का परिमाण बी का परिमाण एक है। अब ये पूछ रहा है कि यू वेक्टर ये है, बी वी वेक्टर ये है, तो बताओ वी का परिमाण कितना होगा, वी का परिमाण कितना होगा।
बिल्कुल किया हुआ है तब तो हो जाएगा, नहीं किया हुआ तो फिर पहली बार कर रहे हो तो थोड़ी परेशानी आएगी। हम u का परिमाण निकालते हैं, कितना आएगा u का परिमाण। तो u का परिमाण का स्क्वायर मतलब u डॉट u। u को u के साथ डॉट गुणा करूं, u वेक्टर कितना है, a वेक्टर माइनस, इसका नाम थोड़ी देर के लिए k रख लेता हूं, क्योंकि जैसी बड़ी चीज दिखती है नाम छोटे रख लो। k नाम किसका रखा है, a डॉट b का नाम। a डॉट b का नाम थोड़ी देर के लिए k रख लिया, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। ब्रैकेट्स खोल दूं, a डॉट a k a डॉट b माइनस k b डॉट a प्लस k स्क्वायर b डॉट b। ये हो गया a का परिमाण का स्क्वायर, ये हो गया 2k a डॉट b, ये हो गया k स्क्वायर b के परिमाण का स्क्वायर। a का परिमाण 1 है, b का परिमाण भी 1 है, a डॉट b k के बराबर है, तो ये भी k बन गया। माइनस का 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये 1 माइनस k स्क्वायर हो गया। अब k का मान रख दो, k का मान है a डॉट b, a डॉट b बराबर होता है a का परिमाण b का परिमाण और cos थीटा। a का परिमाण 1, b का परिमाण 1, cos थीटा का स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस को स्क्वायर, 1 माइनस को स्क्वायर बराबर हो गया साइन स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर कट कर दो, तो u का परिमाण बराबर आ गया cos थीटा साइन थीटा। u का परिमाण बराबर साइन थीटा। अब v का परिमाण निकालो, v का परिमाण कितना आ जाएगा, v का परिमाण बराबर a क्रॉस b का परिमाण, दोनों तरफ परिमाण लेने पर a क्रॉस b का परिमाण हो जाएगा a का परिमाण b का परिमाण साइन थीटा, a का परिमाण 1 b का परिमाण 1 इंटू साइन थीटा। ये आ गया आपका साइन थीटा। v का परिमाण भी साइन थीटा है, u का परिमाण भी साइन थीटा है, इसलिए दोनों बराबर है। u का परिमाण बराबर v का परिमाण, तो v का परिमाण u के परिमाण के बराबर है। सवाल पहली बार देखा ना, इसलिए अटपटा लग रहा है, लेकिन है मजेदार। तो खासकर जो सवाल है ना, परेशान मत होया करो एक बार, सवाल के अपना अपनी मेहनत मांगते हैं, सवाल बेचारे अपनी मेहनत मांगते हैं, ये करो और ये करो और ये करो। हमें लगता है कि ये हमें दुख दे रहे हैं, हमें लगता है कि ये दुख दे रहे हैं। ये मिनिमम हर किसी का ना मिनिमम होता है कि इतनी एनर्जी ये लेता है। जैसे आप किसी पत्थर को हिलाएंगे, तो पत्थर अगर हल्का होगा तो कम वजन कम बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा भारी होगा ज्यादा वजन लगाना पड़ेगा। तो प्रकृति में हर चीज को भगवान ने ऐसे बनाया कि उसका एक नंबर है, वो नंबर आपको उसमें डालना पड़ता है, तब जाके वो काम करता है। तो हर सवाल का भी ऐसा ही है, ये सवाल थोड़ा आपसे ज्यादा एफर्ट मांगता है। तो सवालों से परेशान मत हो जाए, ऐसे नहीं सोचो अरे यार ये तो परेशान करने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं आया, ये अपना एक नंबर मांग रहा है आपसे कि भैया मुझे थोड़ा सा 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, आधा घंटा दो। आप उसको अपना पर्याप्त समय दो, उसके बाद देखो हो जाएगा वो। अब हमने हर सवाल के लिए बस 3 मिनट तय किए हुए हैं, 3 मिनट में या 2 मिनट में हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ दो। सही है। हाँ, ये सवाल बहुत शानदार, बहुत ही शानदार सवाल है, गजब सवाल है ये। हाँ, पहली बार करोगे तो परेशान करेगा ही,
और करना भी चाहिए, है ना। ये सवाल, क्योंकि ये जो अच्छे सवाल होते हैं ना, ये अगर परेशान नहीं कर रहा मतलब सवाल ही अच्छा नहीं है। आप सेल्फ डाउट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल आपको परेशान नहीं कर रहा है तो उसको आप अच्छे सवाल में काउंट नहीं कर सकते। क्या अच्छा सवाल है, परेशान ही नहीं कर रहा। अच्छा, सुधांशु कह रहा है इसको जुगाड़ से कर सकते थे। जुगाड़ से कर सकते थे, बिल्कुल। जुगाड़ का ध्यान ही नहीं दिया। ए बराबर, ए और बी एकांक सदिश लेना है तो ए बराबर मान लो आई, बी बराबर जे, ऐसा कुछ मान के भी कर सकते हैं। ये सवाल भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये थोड़ा हटके है। देखो क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है कि जिसकी ए से भी उतना ही झुका हुआ है, मतलब ए से भी उतना ही कोण बनाता है जितना बी से। ए से और बी से सी वेक्टर बराबर कोण बनाता है। सी वेक्टर ए और बी से समान रूप पे झुका हुआ है, मतलब इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है। बराबर झुका हुआ है। सी वेक्टर ए और बी के साथ बराबर झुका हुआ है। तो बताओ सी वेक्टर कौन सा होगा। बिल्कुल सही। किया हुआ है ये क्लास में, पहले भी मैंने क्लास में करवाया हुआ है ये, और याद नहीं आ रहा तो इसके मतलब ये है कि आपने दोहराया नहीं। याद नहीं आ रहा है मतलब दोहराया नहीं है। क्लास में करवाया हुआ है ये सवाल। क्लास में जब करवाया था तो बताया भी था कि ऐसे सवालों को आप एक बार करके याद नहीं रख सकते। अगर आप सोचो कि मैं एक बार कर लूँ याद रह जाएगा, नहीं। ये सवाल अगर 3-4 बार भी करोगे तो भी कोई चांसेस नहीं रहते कि भूलोगे नहीं। तो यूनिक सवाल होते हैं ये सवाल यूनिक होते हैं। तो अगर आपने नहीं दोहराओगे तो आप भूल जाओगे। आ जाओ, चलो याद करवाता हूँ कि ये सवाल क्या है। ये बड़ा प्यारा सवाल है। ये सवाल आपसे कहता है कि ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और आपका सी वेक्टर और है जो बीच में से जा रहा है, एकदम बीच में से बराबर कोण बनाता हुआ। यानी ये वाला कोण बराबर है ये वाला कोण। तो आपको ये जो सी वेक्टर है ये बताना है कि ये कितना होगा। सी वेक्टर आपको बताना है कि ये कितना होगा। यहां पे अगर ध्यान से देखो, एक इसे मैं मिला दूं तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। त्रिभुज का निर्माण हो गया, हाँ त्रिभुज का निर्माण हो गया। और ये जो आपका सी वेक्टर है ये कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि दोनों कोणों को, दोनों से बराबर कोण बना रहा है। इसका मतलब पूरे कोण को इक्वली इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो ये कौन हुआ, कोण समद्विभाजक, यानी एंगल बाइसेक्टर। कोई प्रमेय याद है आपको एंगल बाइसेक्टर की? कोई प्रमेय याद है एंगल बाइसेक्टर की? किसी त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? किसी त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? यार 2 दिन पहले बात की है, 2 दिन या शायद कल ही बात की थी। कल ही बताया था माध्यिका और कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक और माध्यिका। कोण समद्विभाजक में खास बात होती है। कोण समद्विभाजक में खास बात होती है कि वो उसी अनुपात में, जिस अनुपात में आपकी भुजाएं हैं, जिस अनुपात में आपकी भुजाएं हैं उसी अनुपात में वो उन्हें भी बांटता है, सेम अनुपात में। अगर ये ए बी सी है, कोण समद्विभाजक की खास बात एक ही चीज है जो उसमें सबसे खास होती है, ए बी सी। अगर ये आपका त्रिभुज है तो ए बी बटा ए सी, जिन दो भुजाओं के बीच में से कोण समद्विभाजक निकला है उन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा बी डी बटा सी डी। सामने वाली भुजा को भी उसी अनुपात में डिवाइड करता है। ये इसका, अगर आपने ज्योमेट्री 10th की ज्योमेट्री पढ़ते तो कोण समद्विभाजक में यही एक कमाल की बात होती है कि वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में डिवाइड करता है जिस अनुपात में आपकी दो भुजाएं हैं।
त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात और सामने वाली भुजा का विभाजन उसी अनुपात में वो करता है। ये खास प्रमेय है कोण समद्विभाजक की, एंगल बाइसेक्टर की। तो इस वजह से इन दोनों का अनुपात जो होगा, इन दोनों का अनुपात भी वो होगा। तो इसकी लंबाई कितनी हुई? अगर ये ए वेक्टर है तो इसकी लंबाई कितनी हुई? ए वेक्टर का परिमाण, है ना। ये बी वेक्टर है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? बी का परिमाण। इनका अनुपात क्या हुआ? ए का परिमाण बटा बी का परिमाण। तो इन दोनों का अनुपात क्या हुआ? ए का परिमाण बी का परिमाण। इसे एम मान लो और इसे एन मान लो। सी वेक्टर जो है इसे एम अनुपात एन में विभाजित करता है। सी वेक्टर इन्हें एम अनुपात एन में विभाजित करता है। तो सी वेक्टर कितना हो जाएगा? अंतः विभाजन के सूत्र के अनुसार, अंतः विभाजन के फॉर्मूले के अनुसार कितना हो जाएगा? ये वाला गुणा होगा इससे, इस वाले ए वेक्टर से, ये वाला गुणा होगा इस वेक्टर से। ये वेक्टर कौन सा है? ए, ये बी। तो एम गुणा होगा, एन गुणा होगा ए से, एन गुणा ए वेक्टर प्लस एम गुणा बी वेक्टर बटा एन प्लस एम। अब मान रख दो। ये आपका आंसर है। तो आंसर आ गया बी। सवाल बढ़िया है, शानदार है और ज्योमेट्री का और वेक्टर का मिश्रण है। ये दोनों का मिश्रण है, ये दोनों का मिश्रण है। ज्योमेट्री प्लस वेक्टर। दुखी मत होइए, खुश होइए कि नई चीज सीखने को मिली है। कई बार क्या होता है, आप लोग सवालों को कोसने लग जाते हैं, इतना टफ सवाल, इतना मुश्किल सवाल, ऐसा सवाल, ये कोई सवाल होता है, ये कोई ये होता है। सवालों को मत कोसिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। खुशी मनाइए कि आज आपने एक नई चीज सीखी है, एक कमाल की चीज, एक नई चीज आपने सीखी है ना। तो सवालों को कोसने का, दीवार को खरोचने से क्या फायदा? आपके नाखून टूटेंगे। तो सवाल भी वैसे ही है, सवालों को ज्यादा खरोचिए मत, तारीफ करिए, खुश होइए, कमाल है, नई चीज सीखने को मिली, मजा आ गया, ऐसा तो पहले कभी सीखा ही नहीं था, आज ही सीखा है। जश्न मनाइए, पार्टी वार्टी दीजिए। हाँ, खुद से नहीं, आप कहोगे मुझसे, हाँ पहली बार आपसे नहीं होगा, मुझसे ही नहीं होता, किसी से नहीं होता। ये पहली बार कोई सवाल करता है इसको तो किसी से भी नहीं होता। अब देख लिया, समझ लिया, 2 बार और समझ लो, 4 बार निकाल लो, फिर देखो फिर नहीं होता है क्या। एक बार समझ लिया, नहीं समझ में आया, 2 बार और समझ लो, रिपीट करके दोबारा देख लो, फिर नहीं समझ में आया, 1 बार और देख लो, अब समझ में आ गया, अब 4-5 बार निकाल लो, उसके बाद तो आपका हो जाएगा, फिर आपको ये आसान लगने लग जाएगा, है ना। अब ये सोचो कि पहली बार में हो जाएगा तो नहीं होगा, बिल्कुल डिमोटिवेट। अब फालतू की चीजें बनाते रहोगे, डिमोटिवेशन मोटिवेशन, तो बेवकूफी है, उसके लिए कोई जगह नहीं। बनाते रहो डिमोटिवेट, तो आप किसी बात से भी हो सकते हो। अगर इस तरीके से मोटिवेट डिमोटिवेट होगा तो आपको कौन मोटिवेट करेगा? कौन आपको उठा उठा के पानी पिलाएगा, बाथरूम करवाएगा? क्योंकि यार डिमोटिवेट हो गया, बाथरूम नहीं कर सकता, हद हो गया, क्या क्या डिमोटिवेशन। सवाल देखा, बढ़िया सवाल है, तारीफ करो, खुश हो, पार्टी दो, एक नई चीज देखने को मिली। और यहाँ पे मोटिवेशन डिमोटिवेशन में फंस जाते हो। हम तो एक नई बात सीख जाते हैं, पूरा दिन खुश हो जाते हैं। एक नई बात सीख लें, पूरे दिन खुश होते हैं, वाह आज नई बात सीखी, आज एक और कमाल की चीज सीख ली, और तुम्हारे डिमोटिवेशन की लगी रहती है। इसका मतलब नया सीखो ही मत, क्योंकि नया सीखते तो डिमोटिवेशन आता है ना। नया सीखते ही डिमोटिवेशन आने लग जाता है।
डी बराबर लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर प्लस न्यू सी वेक्टर। लैम्डा का मान बताइए, लैम्डा का मान कितना होगा। सवाल पहली बार देखा है तो कोई बात नहीं, अभी इसको देख लो, समझ लो, कई बार समझ लो, कई बार निकाल लो, बस। शाबाश, जिन्होंने देखा हुआ है पहले ये, वो आराम से कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ वो मेरा इंतजार करें। डी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। लैम्डा का मान बताइए। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। अब आप देखिए आपको कौन सा आंसर चाहिए। लैम्डा का मान चाहिए ना, आ जाओ। डी वेक्टर बराबर है लैम्डा ए वेक्टर, यानी हमें लैम्डा चाहिए, बाकी दोनों को हटाना है, म्यू को हटाना है, न्यू को हटाना है। यहां पे हमारा दिमाग खुलेगा। और अब देखो इसको हम हटवाते हैं, देखो कैसे हटाते हैं। बी क्रॉस सी के साथ डॉट गुणा करने पर, बी क्रॉस सी के साथ दोनों तरफ डॉट गुणा करने पर, कमाल का प्रहार देखो। बी डॉट सी के साथ, बी क्रॉस सी के साथ, बी क्रॉस सी के साथ दोनों तरफ डॉट गुणा करने पर। ऐसा क्यों किया? रणनीति के तहत ऐसा क्यों किया? जबरदस्त रणनीति। परफेक्ट। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ बी क्रॉस सी क्यों? बी क्रॉस सी क्यों? क्योंकि बी क्रॉस सी में वो है जो किसी और में नहीं। ये देखो, ये बना बॉक्स, बॉक्स बना, दो वेक्टर सेम हो गए, भैया बर्फ में लग गया। यहां पे भी ये देखो क्या ठिकाने लगा है, सी सी वेक्टर सेम हो गए। बॉक्स के दो वेक्टर सेम होते ही जीरो आ जाता है। ये भैया जीरो, ये भैया जीरो, और जीरो ही नहीं, आपका म्यू से भी पीछा छूट गया, न्यू से भी पीछा छूट गया। भाई लैम्डा का मान निकालना था तो म्यू और न्यू को हटाना था, हटवा दिया। हेलो, ये बॉक्स बन गया डीबीसी, इधर भी बॉक्स बॉक्स बन गए डीबीसी एंड एबीसी, ये भी बॉक्स बन गया, और वो भाई दोनों जीरो हो गए। ये लैम्डा का मान आ गया। डीबीसी बटा एबीसी, डीबीसी बटा एबीसी, ये आपका आंसर है। इससे बताओ, इससे ज्यादा सरल कोई सवाल था? लेकिन घबराओ मत, ये मत सोचो कि आपसे पहली बार में हो जाएगा। पहली बार में नहीं होगा, पहली बार देखना पड़ता है, कई बार देखना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है, तब जाके आपका होता है, तब जाके कोई चीज आपकी होती है। हर चीज के, साइकिल के साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब पहली बार साइकिल सीखी थी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, नहीं हुआ था? कई बार साइकिल चलाई, कई बार गिरे, कई बार उठे, कई बार ठीक किया, कई बार डांट खाई, फिर साइकिल आपकी हो गई। सवालों के साथ भी ऐसे ही होता है। ये हो गया। अभी आंसर मिलाने में शायद हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। देखो डीबीसी डीबीसी, नीचे बीएसी आ रहा है, क्या बीएसी और एबीसी एक चीज होता है? नहीं, गलत, नहीं होता। क्योंकि बीएसी को अगर मैं घुमा भी दूंगा तो बीसीए बनेगा, ना कि बीएसी बनेगा। गलत। अगले वाले में आते हैं, बीसीडी, बीसीडी अगर घुमाऊं तो बीसीडी आ जाएगा, ऊपर वाला मैच कर जाएगा, ठीक है। नीचे वाला एबीसी मैच कर जाएगा, देखो एबीसी, एबीसी, हाँ नीचे वाला भी मैच कर जाएगा, ठीक है। आंसर हो गया बी। हाँ, घुमा सकते हैं ना, घुमाया गया। ऑप्शन वाले ने क्या किया, जो आपने आंसर निकाला है उसको बाद में घुमा दिया। देख लो घुमाने के बाद कौन सा बन रहा है, वो आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल, शाबाश कुलदीप, शाबाश चंचल, शाबाश डिंकी। अब इनको देख के ये मत सोचेगा कि इनको पहली बार में आ गया था, इन शायद दूसरी बार तीसरी बार देख रहे हैं ये लोग।
तो इनको आ रहा है। आता आपको तभी है ना, कोई लगता है कि ये पहली बार कोई नहीं करता। पहली बार है ना, ये बेवकूफी निकाल देना दिमाग से कि भाई पहली बार में किसी से होता है। हर कोई ना कोई सवाल, अगर कोई सवाल कर पा रहा है ना, तो जरूर इसका कोई हमशक्ल सवाल पहले देखा हुआ है, या इसका कंसेप्ट कोई और सवाल से मिलता जुलता है। कुछ ना कुछ तार पहले पुराने जुड़े हुए हैं, जरूर पीछे कोई ना कोई तार जुड़े हुए हैं, तभी आप कोई सवाल कर पाते हैं। कोई भी नया सवाल आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाई नहीं है वो कर कैसे सकते हो? बिना पढ़े कोई भी सवाल नहीं किया जा सकता। या तो जरूर उसका कोई ना कोई हमशक्ल देखा हुआ है। भाई आलू की सब्जी आपको बनानी आती है, टिंडे की बनानी है तो वही मसाला डाल के टिंडे की बना दोगे, वो तो बन जाएगा। लेकिन क्या आप रेड सॉस पास्ता बना दोगे? आलू की सब्जी अगर आपको बनानी आती है तो क्या आप रेड सॉस पास्ता बना दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब्जी नहीं है। तो कहीं ना कहीं तार समझिए कि हम जो भी सवाल कर पाते हैं उससे पुराने कोई सवाल मिलते जुलते हैं तो कर पाते हैं, या फिर कोई नया सवाल आ गया तो पहले सीखना पड़ता है। पहले सीखो फिर करो। अब जैसे ये सवाल नया है, जिनके लिए नया है उनको पहले सीखना पड़ेगा। जिन्होंने पहले इसको देखा हुआ है वो कर पाएंगे बस। हाँ, अगली बार आप भी कर पाएंगे, बधाई हो, है ना। अगली बार आप भी कर पाएंगे। याद करो हमसे क्या पूछा है, ऐसा वेक्टर बताइए जो सी के तो लंबवत हो, ए और बी के समतलीय हो। तो याद है ऐसा वेक्टर कौन सा होता है? ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जो ए और बी के समतलीय होता है और एक वेक्टर के लंबवत होता है, सी के लंबवत हो। ए और बी के समतलीय हो, जिस समतल पे ए और बी है वो वेक्टर उसी पर हो। जिस समतल पे ए और बी है वो वेक्टर उसी समतल पे हो, ए के लंबवत हो, सी के लंबवत हो। ऐसा वेक्टर कौन सा होता है जो दो वेक्टर के समतलीय हो और तीसरे वेक्टर के लंबवत हो? ऐसा होता है क्रॉस गुणा, सदिश ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से हमेशा ऐसा वेक्टर ही बनता है। वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्यामितीय अर्थ यही होता है कि आपको ये हमेशा ऐसा वेक्टर बना के देता है जो ब्रैकेट वाले दोनों वेक्टर के समतलीय होता है, यानी उन पे उसी समतल पे होगा जिस पे अंदर वाले दोनों वेक्टर है, प्लस सी के लंबवत होगा, जो बाहर वाला वेक्टर है उसके लंबवत होगा। तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब इसको एकांक सदिश बनाना है। क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर पूछा है, इकाई सदिश पूछा है, तो परिमाण का भाग दे दो। सी क्रॉस एकांक सदिश कैसे बनता है? सदिश बटा सदिश का परिमाण। ये आंसर है। बताओ कोई मुश्किल था? नहीं। लेकिन आपसे क्यों नहीं हुआ? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता आपसे। इस बात को दिमाग में बिठा लो, आपसे नहीं हो सकता। आपसे तभी होगा जब पहले आपने कभी देखा हुआ होगा, या उसका हम शक्ल कोई देखा होगा, या उसके जैसा कोई देखा होगा, या उसके आसपास का कोई सवाल देखा होगा, तो ही आपसे होगा, वरना आपसे नहीं होगा। इसलिए आपको एक बार तो देखना ही पड़ेगा। अब इसमें आप ये कह दो कि मुझे डीमोटिवेशन आ गया, तो भैया डीमोटिवेशन आ गया तो पहली बार तो देखोगे नहीं देखोगे। पहली बार देखने में तुम्हें डीमोटिवेशन आ रहा है तो उसका तो क्या कर सकते हैं? पहली बार तो हर चीज को ही देखना पड़ता है। आपको कार चलानी आती है? नहीं। क्यों? क्योंकि सीखी नहीं है। तो नहीं सीखे तो नहीं चलानी आती। आपने हवाई जहाज चलाना आता है? नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि सीखा ही नहीं है। तो जो सीखा ही नहीं है वो आएगा कहां से? तो पहले सीखना पड़ता है। डीमोटिवेशन तब आना चाहिए जब सीख लिया फिर भी नहीं आ रहा है। अब ये सवाल सीख लिया, अब नहीं आया, तब डीमोटिवेशन आना चाहिए। अब आया नहीं आया, ये अब आने लग गया, तो फिर डीमोटिवेशन किस बात का? एक बार तो सीखना ही पड़ता होगा। और एक बार कोई डीमोटिवेशन मानते हो तो पता नहीं कितनी डीमोटिवेशन भरा पड़ा है फिर तो डीमोटिवेशन से। फिर तो हर चीज की डीमोटिवेशन। तुम हवाई जहाज नहीं चलाना आता, डिमोटिवेट होना चाहिए तुम्हें। हवाई जहाज नहीं चलाना आता, तुम्हें रशियन भी नहीं आती, तुम्हें डिमोटिवेट होना चाहिए, है ना। तुम्हें फ्रेंच भी नहीं आती, डिमोटिवेशन। तुम अमेरिका भी नहीं गए, डिमोटिवेशन आना चाहिए। उनसे तो नहीं आ रहा ना। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आना बनता ही नहीं है। तो वैसे सवालों के साथ है, जो पहली बार देख रहे हो उन सवालों से डीमोटिवेशन बनना ही नहीं चाहिए। डीमोटिवेशन तब आना चाहिए जब पढ़ा दिया फिर भी आपसे नहीं हुआ, अब ये सवाल दोबारा आता है फिर आपसे नहीं होता है, तो फिर डीमोटिवेशन आना चाहिए कि यार मैंने सवाल करवाया था सर ने, वापस आ गया फिर भी नहीं हुआ। और पहली बार का डीमोटिवेशन फालतू है ना। फर्स्ट बार का डीमोटिवेशन गलत है। अगला सवाल ये रहा,
ए बी असमतलीय सदिश है, लैम्डा वास्तविक संख्या है। बताइए लैम्डा के कितने मान आएंगे? 3 मान आएंगे, 2 मान आएंगे, केवल 1 मान आएगा, या लैम्डा का कोई मान नहीं आएगा? अब ये सवाल मैं करवा दे रहा हूं, करवा दिए आपको वेक्टर वाले। इन सवालों को जाके 3-4 बार निकाल लीजिए और फिर देखिए क्या कमाल होता है। लेकिन आप 3-4 बार निकालेंगे नहीं, इससे अच्छा आप डिमोटिवेट होंगे। ये सस्ता पड़ता है। डिमोटिवेट होना सस्ता पड़ता है। अगर मैं कहूं इनको 4 बार निकाल लो तो कोई बेवकूफ नहीं है ना, गुरुजी बेवकूफ थोड़ी 4 बार निकाल लेंगे। इससे अच्छा बैठ के डिमोटिवेट हो जाए, इससे अच्छा बैठ के डिमोटिवेट हो जाए। डिमोटिवेट होना ज्यादा ठीक है, सस्ता सौदा है। खाली बैठना है चेयर पे और बस हाथ बंद करके डिमोटिवेट हो रहा हूं। 4 बार निकाल के बंदा मोटिवेट नहीं होना चाहता, डिमोटिवेट से काम चल जाएगा। समझो कितने समझदार लोग हैं हम लोग, कितने जीनियस लोग हैं, है ना। अब ये सवाल जो करवाए हैं 4 बार निकाल लो, कोई नहीं निकालेगा। इससे अच्छा डिमोटिवेट होना ज्यादा सस्ता पड़ेगा। आओ आंसर करते हैं इसको। देखो अब ये लैम्डा बाहर आएगा, हम जानते हैं ये अदिश त्रिगुण है। ये 3 पंक्तियां हैं, ये 3 पंक्तियां, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति से लैम्डा बाहर आ गया, दूसरी पंक्ति से लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया, तीसरी पंक्ति से लैम्डा बाहर आ गया। तो टोटल लैम्डा कितने बाहर आ गए? लैम्डा की पावर 4 बाहर आ गए। आगे अब आपका बचा a प्लस बी, a प्लस बी, बी और सी, और वो है आपका अब इसे सॉल्व कर लो। ब्रैकेट्स खोल दो। पहले ए के साथ a डॉट बी क्रॉस सी, फिर बी के साथ b डॉट बी क्रॉस सी। यहां ब्रैकेट खोलो, a डॉट बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी। ये बॉक्स बन गया। ये बॉक्स के 2 वेक्टर सेम है, 2 वेक्टर सेम है, 0 आ गया। ये बी क्रॉस बी 0 आ गया। ए डॉट सी क्रॉस बी हो गया। लैम्डा की पावर 4 ए बी सी आ गया। ये आपका बॉक्स ए सी बी बन गया। ए सी बी को ए बी सी बनाना है ताकि दोनों कट जाए। घुमाने से तो नहीं बनेगा, घुमा के ट्राई कर लो पहले। घुमाने से बनता है तो सस्ते में काम हो जाएगा, क्योंकि घुमाने से मान चेंज नहीं होता। तो अगर घुमाने से बनता है तो घुमा लो, लेकिन घुमाने से तो नहीं बनेगा। ट्राई करो आराम से। क्या घुमाने से वो बाहर आरएचएस वाला जो है, क्या एबीसी बन सकता है? नहीं, घुमाने से एबीसी नहीं बनेगा। ट्राई करो पहले, घुमा लो आराम से, क्योंकि अगर घुमाने से बनता है तो सबसे सस्ता सौदा है, क्योंकि घुमाने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो घुमा के देख लो एक बार। घुमाने पे बीएसी बन जाएगा, है ना, बीएसी बन जाएगा। या फिर और एक बार घुमा दूं तो सीबीए बन जाएगा, लेकिन एबीसी तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, घुमाने से तो नहीं बनेगा। अब घुमाने से नहीं बनेगा तो 2 वेक्टरों को बदलना पड़ेगा, और 2 वेक्टर को बदलने का चार्ज है। 2 वेक्टर को अगर बदलना पड़ रहा है तो चार्ज लगता है। कौन से 2 को?
इन दो को बदलूंगा तब जाके ये आएगा। बी को और सी को इंटरचेंज करना पड़ेगा। अगर आप दो वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। फिर पहले तो देखो घुमा के देख लिया, घुमाने पे नहीं बन रहा, तो फिर इंटरचेंज करना पड़ेगा, और इंटरचेंज करोगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। और इस माइनस के ने सारा खेल बदल डाला। ये देखो, लैम्डा की पावर 4 बराबर -1, लैम्डा की पावर 4, 4 एक समघात है, और समघात करने के बाद माइनस नहीं आ सकता, समघात करने पर माइनस नहीं आ सकता। इसका मतलब लैम्डा का कोई मान नहीं है। लैम्डा की पावर 4 करने पर -1 आ जाए, ऐसा कोई रियल मान नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि लैम्डा वास्तविक है। लैम्डा वास्तविक है। कोई भी वास्तविक संख्या की पावर 4 करें तो कभी माइनस का आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है कि किसी भी नंबर, अगर कोई भी रियल नंबर है, उसका स्क्वायर करने पर कभी माइनस आ ही नहीं सकता। अगर x कोई रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर करने पर कभी माइनस आ ही नहीं सकता। प्लस आएगा या जीरो आएगा, माइनस आ ही नहीं सकता। तो 4 पावर पे माइनस कैसे आ सकता है? जब 2 पावर पे माइनस नहीं आ सकता, तो 4 पावर का मतलब है 2 पावर की पावर 2, माइनस आएगा कैसे? तो ऐसा कोई लैम्डा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई लैम्डा नहीं हो सकता। रियल नंबरों में तो ऐसा कोई लैम्डा हो ही नहीं सकता, तो कोई वैल्यू नहीं है। ये आंसर आ गया। क्लियर है? सही है? बढ़िया ना सवाल? शानदार सवाल है, अद्भुत। लो एक और ले लो। ए कोई वेक्टर है, उसके प्रक्षेप बताए गए हैं। दो एक्स एक्स पे प्रक्षेप है 2, वाई एक्स पे प्रक्षेप है 1, जेड एक्स पे प्रक्षेप है 2। ए का जेड एक्स के साथ झुकाव बताइए। ए वेक्टर जो है वो जेड एक्स के साथ कितना झुका हुआ है? ए वेक्टर जेड एक्स के साथ कितना झुका हुआ है? क्वेश्चन को घुमा दिया खाली। सिंपल क्वेश्चन था, घुमा दिया। अरे दिक प्रक्षेप दिक अनुपात होते हैं, अक्षों पे जो प्रक्षेप होते हैं उन्हीं को तो दिक अनुपात कहते हैं। अक्षों पे जो प्रक्षेप होते हैं उनको दिक अनुपात कहते हैं। तो ए वेक्टर के जो प्रक्षेप हैं वो है 2, 1, 2। तो आपका ए वेक्टर बन गया 2i प्लस जे प्लस 2k। अब जेड एक्स के साथ कौन पूछा है? मतलब दिक्कोजय पूछिए, दिक्कोजय पूछिए। निकाल लो, एकांक सदिश निकाल लो। एकांक सदिश, सदिश बटा सदिश का परिमाण, वो आपकी दिक्कोजय आ गई। दिक्कोजय क्या होती है कि आपका वेक्टर एक्स एक्स से कितने का कोण बनाता है, वाई एक्स से कितने का कोण बनाता है, और जेड एक्स से कितने का कोण बनाता है। ये क्या होती है? कॉस अल्फा। एकांक सदिश बनने बाद ये क्या होते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। हमें कौन सा चाहिए? जेड एक्स वाला, यानी कॉस गामा। कॉस गामा बराबर 2/3। तो गामा यानी जेड एक्स से बनने वाला कोण कितना हो गया? 2/3। सही है? याद आया? प्रक्षेप किसी भी वेक्टर के एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स पे जो प्रक्षेप होते हैं वो दिक अनुपातित होते हैं, वो दिक अनुपात हो गए। तो 2, 1, 2, और दिक अनुपात वेक्टर होता है, तो यही वेक्टर हो गया। ये वेक्टर हो गया, एकांक सदिश बना लिया। एकांक सदिश कौन होता है? दिक कोसाइन। ये दिक कोसाइन हो गए। और आपको जेड एक्स से कोण निकालना है, मतलब जेड एक्स से कोण मतलब गामा निकालना है, कॉस गामा। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एल और एम बी सी और सी डी के मध्य बिंदु है। तो बताओ ए एल और ए एम कितना होगा? ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब हमें कहा गया
कि BC का मध्य बिंदु L है, और CD का मध्य बिंदु M है, तो AL और AM का जोड़ कितना होगा? AL प्लस AM कितना होगा? ये मध्य बिंदु है, लगाते हैं दिमाग। तो त्रिभुज नियम लगा दूं। त्रिभुज नियम के अनुसार AC वेक्टर बराबर हुआ मेरा, AC बराबर हुआ AL प्लस LC, AL प्लस LC, ठीक है। और दोबारा लगाया, ये तो मैंने त्रिभुज लगाया ALC में, फिर ऐसे ही मैंने दूसरे त्रिभुज के साथ भी ऐसा ही किया, इस वाले के साथ ACM के साथ, इसमें AC बराबर हुआ AM प्लस MC, AM प्लस MC, ठीक है। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 2AC बराबर AL प्लस AM प्लस LC प्लस MC, ठीक है। अब LC पे आओ, देखो LC क्या है? LC ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये BC का आधा है। LC जो है वो BC की हाफ है, BC बटा 2 है। ऐसे ही जो MC है वो DC की आधी है, MC DC की आधी है। तो MC की जगह DC बटा 2, LC की जगह BC बटा 2 रखने पर AL प्लस AM LC एक बटा 2 कॉमन निकाल लो, BC। अच्छा देखो DC की जगह AB भी लिख सकते हैं, DC और AB बराबर है, DC की जगह AB रखने पर क्योंकि DC बराबर है AB, समांतर चतुर्भुज है ना, तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती है, बराबर भी होती है। तो बस और समान सदिश को क्या चाहिए? जब परिमाण बराबर हो, दिशा एक हो, तो बराबर हो गया DC बराबर AB। अब देखो AB और BC का जोड़ कितना हुआ? AB प्लस BC बराबर हो गया त्रिभुज में AC, ये AC बन गया, AL प्लस AM ये AC क्यों आया? क्योंकि अगर हम त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज ABC के अंदर जाएं, तो त्रिभुज ABC के अंदर AB प्लस BC बराबर है AC। 1/2 AC को उधर ले जाओ, उधर 2 AC था आपके पास, 2 AC में से 1/2 AC कम हो गया, तो ये 3/2 AC हो गया। ये आपका आंसर आ गया, 3/2 AC। और मेरी बात याद रखिएगा, सवालों को आसान करने का एक ही तरीका है, उन्हें बार बार निकालिए, है ना। एकमात्र तरीके से ये लोग मर सकते हैं कि आप इन्हें बार बार निकालिए, बार बार निकालिए और बार बार निकालिए, यही एकमात्र चीज काम करती है। चिंता करना या घबराने से या
इनसे दूर भागने से कोई इलाज हो ही नहीं सकता। कि आप सोचो कि इनसे दूर भाग जाओ तो ये आसान हो जाए, नहीं। आप डीमोटिवेट हो जाए तो ये आसान हो जाए, नहीं, है ना। आप इनको छोड़ दें तो आसान हो जाएंगे, नहीं। इनको आसान करने का एकमात्र तरीका है, इनका सामना करिए, इन्हें आइए, 2-3 बार निकालिए, अपने आप आसान होंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ विराम देते हैं।